अरे साईं 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 साईं, अरे साईं 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 साईं, अरे साईं 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 नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है साईं नवरंग। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री जी। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो जीवन शैली थी उसके बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि आपने चित्रकारिता के क्षेत्र में कब सोचा कि अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं आप? देखिए, इसको मैंने नहीं सोचा, ये कुछ शायद बाबा ने ही इसको प्लान कर रखा था। मैं स्कूल में ड्राइंग में 2 बारी फेल हो चुका हूँ, तो बचपन में तो कभी सोचा नहीं मैंने, क्योंकि फादर मेरे आर्टिस्ट थे, इसी फील्ड से थे। और मैं कभी उनके पास भी नहीं बैठता था जब वो पेंटिंग बनाते थे, तो मैं उनके कभी पास भी नहीं बैठा कि मेरे हाथों में, मेरे कपड़ों में रंग लग जाएंगे अगर इनके पास बैठूंगा। और ड्राइंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये तो जैसे बाबा ने खुद ही अपना कार्य करने के लिए तैयार किया। और 1994 में मेरी शुरुआत हुई। 1994 में सेकंड टाइम मैं अपने परिवार के साथ शिरडी गया, और रोहिणी मंदिर से एक ग्रुप भी शिरडी गया हुआ था। पूरा हम लोग 70-80 पीपल हम लोग जो हैं वो शिरडी गए। मेरी मदर ने मेरे लिए साईं सच्चरित्र शुरू किया हुआ था, और साईं सच्चरित्र का अगर सप्ताह प्रायण किया जाए कि अगर उसको 1 हफ्ते में पढ़ा जाए, दर्शक भी जानते होंगे इस चीज़ को कि अगर 7 दिन में उसको पढ़ा जाए तो आपके जो रुके हुए काम हैं या आप जो डिज़र्व करते हो, जो भी आप बाबा से मांगते हो, वो आपका पूरा हो जाता है। तो मेरी मदर ने मेरे लिए शुरू किया था कि इसका भविष्य कुछ रास्ते पे, मतलब ये किसी ट्रैक पे आ जाए लाइफ इसकी। तो 18 अक्टूबर 1994 हम लोग बाबा की द्वारका मई में थे, और मदर ने उस साईं सच्चरित्र का वहाँ पे भोग लगाया। उसको पूर्ण करने के बाद दिल्ली से शुरू किया हुआ था, 7वां दिन शिरडी में हुआ उसका। तो मुझे कहा कि कुछ मांग ले बाबा से, आज जो मांगना है तेरी बात पूरी हो जाएगी। अब आप एक 17-18 साल का आज का बच्चा, और हमारे टाइम की जो एज होती थी, मतलब मेरे को कुछ बाबा में ना खास इंटरेस्ट भी नहीं था। जबकि बाबा को बचपन से, जब से होश संभाला, घर पे देखा है, बाबा की पूजा होते देखी है, बट मेरी कोई बहुत ज़्यादा खास आस्था भी नहीं थी। तो मदर ने कहा कि मांग ले कुछ बाबा से। तो मैं बाबा की तरफ देखने लगा, और बाबा का चित्र जो श्यामाराव जयकर ने बनाया हुआ द्वारका मई में, उसके आगे खड़ा हो गया। और मैंने सिर्फ ये पूछा बाबा से मन ही मन में कि मेरा भविष्य क्या है, मैं क्या करने आया हूँ दुनिया में, क्योंकि मैं पढ़ाई भी छोड़ चुका हूँ। जितना मैं पढ़ा हूँ क्या होगा इससे, मतलब अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती। बस मदर ने कहा मांग लिया, मैंने कहा हाँ जी मांग लिया। हम लोग वापस एक क्वेश्चन करके बाबा से हम वापस, पूरा ग्रुप हमारा वापसी की तरफ, दिल्ली की तरफ चल पड़ा। और ट्रेन में मैं ऊपर वाले बर्थ पे लेटा हुआ हूँ, और ग्रुप के अंदर एक सज्जन जो हिसाब किताब पूरा अकाउंट्स रखते हैं, जब ग्रुप के अंदर हम लोग जाते हैं, आप भी कभी ग्रुप में गए होंगे, तो अकाउंटेंट एक होता है कि कितना खर्चा हो गया, क्योंकि वो सब कंट्रीब्यूट करके ही जाते हैं जब किसी ग्रुप में जाते हैं। तो उनके पास एक कॉपी और एक पेंसिल थी जिस पे वो हिसाब लिख रहे थे। तो वो ऊपर उन्होंने मेरे बर्थ पे रख दिया। उन्होंने, किसी ने उनको आवाज़ लगाई और वो वहाँ रख के चले गए। तो वो पेंसिल और पैड मेरे पास, मेरे पैरों के पास पड़ा रहा काफ़ी देर। तो मैं खाली बैठा हुआ था, मैंने अचानक उसको उठा लिया, उसमें मैं खेलने लग गया। पहले मैंने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, वो वापस तो नहीं आ रहे। मैंने उसमें ज़ीरो क्रॉस वगैरह खेलना शुरू कर दिया, सर्कल्स मारने शुरू कर दिए खाली पेजेस पे। अब मैं क्या देखता हूँ, सर्कल्स बनाते बनाते अचानक देखता हूँ कि बाबा का पटका जैसे ना एक शेप आ गई है। अब मैं रुक गया, और मैंने उसको बाबा में क्रिएट करना शुरू कर दिया, उसमें बाबा का स्केच बनाना शुरू कर दिया। और मैं 10-15 मिनट लगा रहा उसी के अंदर, और एक बाबा का स्केच बन के फेस तैयार हो गया। और अचानक वो सज्जन खुराना जी, जिनका वो पैड था, वो आया, उन्होंने मेरे हाथ से खींचा और एकदम देखा, और हाथ में उनके बाबा का
जो मेरा बना हुआ स्केच था वो हाथ में आ गया। वो कहते हो वाह ये तो बहुत अच्छा बना है। उन्होंने इसको दिखाया उसको दिखाया, मैं मतलब पूरे डब्बे में वो स्केच घूम गया। और जिस बच्चे की कभी तारीफ ना हुई हो, वाह वाह हो गई वहाँ पे कि क्या बनाया, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 1994 की बात है, 18 अक्टूबर की, लगभग 24 साल से हो गए हैं इस बात को। तो वो एक एप्रिसिएशन, मतलब हम बच्चों को जब अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना किसी भी काम के लिए, अगर हम ये बोलते रहेंगे तू कर नहीं सकता, तू तेरे से नहीं होगा, हम बच्चों को हमेशा डिस्करेज करते हैं, तो वो हम अपने मन में बच्चा हमेशा ही बैठा लेता है मैं सच में नहीं कर पाऊंगा, सच में ही नहीं कर पाऊंगा। तो जब आपको इनकरेजमेंट मिलती है तो वाह मिलती है, एक तारीफ़ मिलती है, किसी भी चीज़ के लिए शाबाशी मिलती है, तो वो शाबाशी वो तारीफ़ आज यहाँ तक ले आई है कि एक शुरुआत हो गई। स्केच किया, फादर से किसी ने पूछा क्या करता लड़का, कहता इसको मैं अपनी लाइन में डालूंगा, आर्ट लाइन में, जबकि इनको पता था ये कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता जो इसका जैसा टेम्परामेंट है। तो उन्होंने बोल दिया और वापस आके मैं अपनी दुनिया में वैसे ही मस्त हो गया। अब अचानक एक दिन दिल्ली आके फिर मैंने स्केच शुरू कर दिया, कुछ मुझे कॉपी पेंसिल मिल गया, पेपर्स पेंसिल कलर्स तो घर पे होते ही थे क्योंकि फादर आर्टिस्ट थे। तो अब मेरे को इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, मैंने एक स्केच बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, अब मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। बाबा के स्केचेस बनाने शुरू कर दिए। स्केचेस बनाते बनाते मैंने फादर को कहा कलर्स करने हैं मुझे, तो कलर स्टार्ट हो गए, कलर्स करने लगे। हाँ कलर करने लगे। फर्स्ट पेंटिंग मैंने बनानी शुरू की, फादर मेरे घर पे नहीं थे और वो मुझे रोकते थे कि अभी कलर नहीं करने हैं, पहले पेंसिल शेड करनी है फिर कलर्स करेंगे। लेकिन मेरी उत्सुकता इतनी थी, मैं भागता था कि जितनी जल्दी सीख जाऊं उतना, ये नहीं भी पता कि आर्टिस्ट बनना है या इस फील्ड में जाना है। मतलब आज से 25 साल पहले कोई सोचे कि वो बाबा के चित्र बनाएगा और उसका घर परिवार चलेगा, उससे तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। आज भी कोई भी फैमिली अपने बेटे को या बेटी को आर्टिस्ट बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल से सोचते हैं कि ये लोग पता नहीं इसमें क्या कैरियर होगा। और जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत लोगों ने बोला कि ये क्या करने लग गया, कि इस फील्ड में तो तुझे रोटी भी नहीं मिलेगी, इसमें ये होगा वो होगा, भूखे मरते हैं आर्टिस्ट, और तू क्या बाबा की फ़ोटो बनाने लग गया। मतलब हर जगह से जब आप कुछ नहीं करते हो तब भी आपको लोग डिस्करेज करते हैं, जब आप कुछ करने लगते हो तब भी आपको लोग डिस्करेज करते हैं कि ये क्यों कर रहे हो। वो इसलिए रोकते हैं, शायद वो खुद नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, वो शायद इसलिए रोकते हैं। रोकने का कारण समझ नहीं आया आज तक। तो बहुत लोगों ने रोका, लेकिन मैं अपनी धुन में लगा रहा। मैंने बाबा की फ़र्स्ट पेंटिंग बनाई, वो भी बहुत लंबी स्टोरीज हैं कि कैसे बनाई क्या हुआ। और जब वो फर्स्ट पेंटिंग मैंने कंप्लीट की तो रात के 12 बजे, 12:30, 1 बजे मेरे फादर आस पड़ोस के लोगों को उठा के ले आए दिखाने के लिए कि देखो मेरे बेटे ने क्या बनाया। उनकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था उस समय। और उन्होंने मुझे उसी दिन बोल दिया था कि बेटा तू ये काम कर, तू बाबा की पेंटिंग्स बना या आर्ट कर, ये आर्ट तुझे पूरी दुनिया में ले जाएगा। आज उन्हीं का सपना जी रहा हूँ मैं, जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे ही बस उसके बाद रोहिणी मंदिर वालों ने वो स्केचेस देखे, वहाँ पे पेंटिंग लगी, और ऐसे मंदिरों में लगने का सिलसिला शुरू हो गया। पेंटिंग्स, उसके बाद आर्ट कॉलेज ज्वाइन हो गया, बहुत कुछ हुआ और ऐसे शुरुआत हुई मेरी। नवनीत जी, अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने अब तक कितनी पेंटिंग बना ली है, और जो अब तक आपकी जो सबसे बड़ी पेंटिंग रही है साईं बाबा की, उसकी साइज़ क्या है? जी ज़रूर। मैं लगभग 5000 से ज़्यादा बाबा की पेंटिंग्स बना चुका हूँ, जो देश विदेश के 560 मंदिरों में लगी हैं, लोगों के घरों में, होटल्स में, अलग अलग जगह लगी हुई हैं। और जिसमें शिरडी, प्रसादालय और लोधी रोड मंदिर भी शामिल हैं। और जो सबसे बड़ी पेंटिंग जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो पेंटिंग है एशियाज़ लार्जेस्ट पेंटिंग, उसका रिकॉर्ड है। वो पेंटिंग आदर्श नगर में, जो बाबा का मंदिर है दिल्ली में, आदर्श नगर में पेंटिंग लगी है। उसका साइज़ है 14x9 फीट ऑयल ऑन कैनवस। उसकी भी एक बहुत गजब सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। वो कैसे, मतलब कोई भी पेंटिंग जो है उसका रिकॉर्ड बनाया नहीं जाता, कुछ भी रिकॉर्ड हम बनाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड बन जाते हैं। जब आप, पंजाबी में कहावत है ना, लल्लू करे कबलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, कि आप अपना काम करते रहते हैं, आपको होश भी नहीं होती आप क्या कर रहे हैं, और बाबा उसको जो भी करते हैं उसको सीधा कर देते हैं। जैसे हमारी जो किस्मत है ना, कहते हैं ये रबड़ स्टैंप की तरह है। रबड़ स्टैंप देखी होगी आपने, उल्टी होती है, तो उसको इंक पे लगा के जब हम छापते हैं तो सीधी हो जाती है। ऐसे ही हमारी किस्मत जो है ना, ये बिल्कुल उल्टी है। जैसे ही साईं चरणों पे लगती है ये सीधी हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो वो पेंटिंग मेरे को आदर्श नगर मंदिर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे कि एक पेंटिंग बनवानी है बहुत बड़े साइज़ की।
उन्होंने रोहिणी मंदिर में पेंटिंग्स देखी थी मेरी, तो रोहिणी मंदिर में जो पेंटिंग लगी थी वो 6x9 फीट की लगी हुई थी पेंटिंग, 6x8 फीट की। तो कहते इससे भी बड़ी पेंटिंग जो है हमें मंदिर के लिए चाहिए। मैंने कहा जी कितनी बड़ी चाहिए? बहुत बड़ी वॉल थी। मैं देखने गया साइड पे और मैं कहा कितनी बड़ी बना दूं? कहते पूरी बना दे। मैं कहा पूरी बना दूं? बचपना था, मेरी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय, और मैंने साइज़ देखा और इतनी बड़ी वॉल, मैंने पूरी की पूरी वॉल नाप ली। जो उन्होंने बोला मैंने वैसे के वैसे वॉल नाप ली। वो पेंटिंग का उन्होंने ऑर्डर दिया, एक पेंटिंग और थी, 2 पेंटिंग्स का ऑर्डर लेके मैं घर आ गया। मैंने फादर को बोला बहुत बड़ा ऑर्डर मिला आज। कहते बहुत बड़ा ऑर्डर मतलब पैसे से बड़ा या साइज़ में बड़ा? मैंने कहा ये पैसे में तो ठीक है लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है। कहते कितना? मैंने कहा 14 फीट ऐसे है और 9 फीट ऐसे है। कहते इतनी बड़ी पेंटिंग कहाँ बनेगी? मैंने कहा बनेगी, इतना बड़ा हमारा लिविंग रूम है, यहाँ बना लेंगे। तो जी शुरू कर दी बनानी। रॉ मटेरियल आया, और रॉ मटेरियल मतलब लकड़ी के पैनल, अलग अलग पैनल आए। जैसे ये बड़ा हॉल है ना, ये दरवाजे से सारा रॉ मटेरियल आया और ज़मीन पे बिछाया, कारपेंटर ने उसे ठोका, प्लाई लगाई, कैनवस लगाया, हमने दीवार के साथ खड़ा कर दिया उसको। 3 तरह के स्टूल बन गए उसके लिए, पेंटिंग के लिए ना, कि ऊंचा नीचा। अब मैं बनानी शुरू कर दी जी मैंने पेंटिंग। मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, मार्केट का भी काम कर रहा हूँ, और वो पेंटिंग भी बना रहा हूँ। 2-3 महीने लगा रहा मैं बनाने में पेंटिंग। अब वो पेंटिंग जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी, बाबा की फिनिशिंग कर रहा था मैं, बाबा की उसमें एक ही में बाबा के 8 रूप थे, 9 और एक दत्तात्रेय भगवान। तो वो पेंटिंग जब मैं कंप्लीट कर रहा था, मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी जैसे अंतरात्मा से ना, तू ये पेंटिंग बना फिर देख क्या होगा, फिर देख क्या होगा। एक आवाज़ गूंजती हुई अंतरात्मा से ना, जैसे कहते हैं ना अंदर से एक आवाज़ निकलती है। सबकॉन्शियस माइंड, जब आप पेंटिंग करते हो सबकॉन्शियस माइंड से करते हो, तो एक आवाज़ आती थी हर बार, हर रोज़। तो मैंने एक दिन फादर को बोला कि मैंने कहा डैडी कुछ ना गड़बड़ हो गई है। कहते क्या गड़बड़ हो गई है? मैंने कहा अंदर से ना एक आवाज़ आती है बना फिर देख क्या होगा। कहते बेटे गड़बड़ हो ही नहीं है, हो चुकी है जी। मैंने कहा क्या हो गई है गड़बड़? कहते तू फटाफट ख़त्म कर, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ घर पे। मैंने कहा गुस्सा किस बात का, ठीक नहीं बन रही? कहते ठीक तो बन रही है यार, दरवाज़ा 7 फुट का है, पेंटिंग 9 फुट की है, 14 फुट की, बाहर कैसे निकलेगी? और मैंने बताया आपको रॉ मटेरियल अंदर लेके आ गए हम हैं। वो तो लकड़ियाँ आई, वो तो दरवाजे से ऐसे अंदर आ गई, लकड़ियाँ बिछाई, ठोकी, खड़ा कर दिया। वो 14 फीट की चौड़ाई और लंबाई 9 फीट और दरवाज़ा 7 फीट का, वो बाहर ही नहीं निकल सकती पेंटिंग। जैसे ही उन्होंने बोली ये बात, और मैंने जब तक फील किया इस चीज़ को, मेरे तो आंसू निकलने शुरू हो गए कि ये तो गड़बड़ हो गई बहुत ज़्यादा। तो मंदिर वालों के फ़ोन आए मेरे पास कि जी पेंटिंग 18 जून को वो पेंटिंग मंदिर में लगनी थी सन 2000 में, और उसकी पेंटिंग की ओपनिंग करने आ रहे थे भाई चमनजीत सिंह लाल जो है, मतलब गुरबानी का जो पाठ करते हैं वो लोग, वो आ रहे थे उसकी ओपनिंग करने। अब वो पूछे मेरे से पेंटिंग कब मिलेगी? मैं कहूँ पेंटिंग अभी बनी नहीं है जी, बन चुकी थी पेंटिंग लेकिन बाहर नहीं निकल सकती थी, अब कैसे बोले उनको? तो जी 1 महीना ये सिलसिला चलता रहा जी। बहुत कोशिशें करने के बाद ना, बड़ा सबसे सलाह ले ली क्या करें क्या करें, कुछ नहीं समझ आया। मैंने फादर को बोला, मैंने कहा हेनरी फोर्ड ने जब गाड़ी बनाई थी ना, घर के अंदर बनाई थी, तो उसने दीवार तोड़वा दी थी, अब दरवाज़ा तोड़वा दो, चौखट तोड़वा दो, निकलवाओ इसे बाहर। किसी तरीके से जी हमने दरवाज़ा निकलवाया, चौखट उसकी तोड़वाई, ऊपर से तोड़वाया, बाहर से ग्रिल कटवाई, खींच खांच के किसी तरीके से वो पेंटिंग निकली, मंदिर पहुँची। 2 पीसीज में उसका ग्लास लगा, और मंदिर वाले कहते इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। अब देखिए बाबा ने क्या मिरेकल किया है। उस कहते इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए मंदिर वाले की, इतनी बड़ी पेंटिंग, मुझे पता भी नहीं है ये कितनी बड़ी पेंटिंग है जी। तो और हम लोग, उन्होंने कहा एक ऐड दे दो, उन्होंने 10,000 रुपीज़ दिए और कहते ये ऐड ना इंडियन एक्सप्रेस में ये ऐड दे आओ जाके। तो जब मैं और मेरे फादर वहाँ पहुँचे, मैं कॉलेज से ही वहाँ चला गया, उनको लेके कॉलेज में आ गए वो, और वो ऐड हमने दिया, जो डिटेल्स थी मंदिर की वो दे दी कि यहाँ पे ओपनिंग है, ये है प्रोग्राम। तो मेरे पास फोटोग्राफ्स थी। एक सज्जन मेरे पास आए कहीं से, मेरे पीछे उन्होंने हाथ रखा और मुझे यूँ हिलाया। मुझे कहते नवनीत जी, मेरे नाम के साथ पहली बारी किसी ने जी लगाया। मैंने ऐसे मुड़ के देखा, मैं कहा हाँ जी। कह रहे एक फ़ोटो मिल जाएगी, जो पेंटिंग आप ऐड के लिए आपने दी है उसकी एक फ़ोटो मिल जाएगी। मैंने कहा क्यों मिल जाएगी, क्या क्या कर रही हैं आपने? कहते इसको मैं ना इवेंट में डाल दूंगा। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या इवेंट में डाल देगा। मैंने कहा आप जैसा ही ना कोई ले गया था मेरे से फ़ोटो, उसने ना बॉम्बे में बेच दी थी फ़ोटो कैलेंडर वाले को, और उसने उसके कैलेंडर छाप दिए थे। तो मैं तो नहीं देता ऐसे फ़ोटो, क्योंकि बहुत पायरेसी बहुत है काम की।
और उस समय शुरुआती दौर था तो बहुत ज़्यादा लग चुके थे झटके, बहुत कुछ कर चुके थे लोग। तो फादर कहते क्या हुआ? मैंने कहा फ़ोटो मांग रहे हैं। कहते दे देना, इतनी सी न्यूज़ दी है हमने 10,000 रुपये की, डाल देगा ये भी कुछ। उसने ना पीछे डिटेल्स लिखवा ली फ़ोटो की और फ़ोटो ले ली और हम लोग चले गए। अगले दिन हमने अखबार देखी और वो फर्स्ट क्लास ऐड जो आया हुआ था, उसी दिन ओपनिंग थी। फादर कहते वो देख, वो कहता था जो मैं इवेंट में डाल दूंगा। हमने पन्ने पलटे और देखा तो इतनी बड़ी फ़ोटो लगी हुई और उस पर लिखा इवेंट ऑफ द डे, ओपनिंग ऑफ एशियाज़ लार्जेस्ट पेंटिंग बेस्ड ऑन शिरडी साईं बाबा। उसने 15-20 वेबसाइट्स का वो सर्च इंजन का वो लिख दिया कि नीचे कि इतना बड़ा साइज़ पूरे एशिया में नहीं है, उसने मेंशन कर दिया वहाँ पे। तो मैंने फादर से पूछा ये एशियाज़ लार्जेस्ट क्या हुआ? कहते तो नहीं मैनू पता की होया, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि बहुत वड्डी फोटो है ये, पूरे इन्हें कंट्रियाँ च नहीं हैगी। तो कहते चल कोई नहीं, देर हो रही है। अब जब हम जी वहाँ पहुँचे मंदिर में, ओपनिंग सेरेमनी थी पेंटिंग्स की, जैसे अभी लोधी रोड में आपने देखी सब लोगों ने। तो वहाँ पे इतनी भीड़, इतनी ओबी वैन्स खड़ी हुई हैं वहाँ पे कि मैं फादर को कह रहा हूँ भाई चमन लाल जी ना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं वैसे वो, लेकिन उस समय मैं कहा इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी मीडिया आई हुई है यहाँ पे इनको कवर करने के लिए। अब ये तो पता ही नहीं है कि उस पेंटिंग को कवर करने आए हुए हैं वो लोग, जो इंडियन एक्सप्रेस ने मेंशन किया। तो लोग मुझे ही ना अंदर जाने दे, चलो बेटे पीछे से खड़े होकर देखो, पता ही नहीं लोगों को इसने बनाई है। तो किसी तरीके से हम लोग आगे पहुँचे और उस पेंटिंग की ओपनिंग हुई। अगले दिन सारे पेपर भर गए, ओपनिंग उसके बारे में लिखा गया, पेंटिंग के बारे में, अलग अलग चैनल्स में इंटरव्यूज़ होने शुरू हो गए। 3 महीने लगातार उस पेंटिंग का डंका बजता रहा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया, बहुत कुछ हुआ। मतलब चैनल्स पूरी आपकी लाइफ दिखाने लग गए, आप कैसे उठते हो, कैसे पूजा करते हो, कैसे पेंटिंग्स बनाते हो, क्या करते हो। आपकी लाइफ को उन्होंने, मतलब आपको एक रातों रात एक आम आदमी से उन्होंने सेलिब्रिटी बना दिया मीडिया ने। तो फादर कहता है कि उस आदमी का थैंक्स करके आना चाहिए जिसने वो न्यूज़ दी थी। अब देखिए बाबा का कमाल, मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए हैं। सर उस नाम का, उस शक्ल का आदमी कोई इंडियन एक्सप्रेस में काम ही नहीं करता जिसने न्यूज़ दी थी। हम वहाँ गए, ढूंढा, कोई भी नहीं मिला हमें। हमने पूछा ये न्यूज़ किसने दी थी, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि फिर वो न्यूज़ किसने दी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये नाम था उनका, राघवन या क्या नाम था, वही इस कमरे से आए थे। कहते यहाँ तो मैं बैठता हूँ। मैंने कहा ये न्यूज़ किसने दी थी? कहते आप कस्तूरबा गांधी रोड चले जाओ जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, ये वहाँ से बन के आई थी न्यूज़, जबकि ली मिर से वहाँ पे थी किसी ने फ़ोटो। हम जी वहाँ चले गए, वहाँ पहुँचे, वहाँ पे जो भी एडिटर थे उनसे मिले, मैंने उनको अखबार दिखाई। मैंने कहा जी ये वाली न्यूज़ किसने दी थी? क्योंकि मेरे अंदर क्यूरोसिटी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ ये जिसने मेरी लाइफ पलट दी है। और उसने जैसे न्यूज़पेपर देखा, उसने देखा, न्यूज़ देखी, ऊपर डेट देखी, 3 महीने पुरानी डेट थी। उसने ऐसे उठा के फेंक दिया न्यूज़पेपर। कहता दे दी होगी किसी ने, मुझे क्या पता। 3600 फ्रीलांसर काम करते हैं हमारे पास, जो न्यूज़ भेजते हैं, हमें ठीक लगी हमने डाल दी होगी। फ्रीलांसर्स होते हैं जो आपको न्यूज़ देते हैं न्यूज़ चैनल्स को। तो कहता दे दी होगी किसी ने, मुझे क्या पता, किसी का नाम थोड़ा ना लिखा हुआ। ऐसी न्यूज़ बहुत आती है बेटे हमारे पास, जो अच्छी लगती है हम डाल देते हैं। फ्रीलांसर्स हैं जो पैसे लेके काम करते हैं। सर वो न्यूज़ ही नहीं पता चली कि किसने दी आज तक। वो बाबा थे, बाबा का कोई मैसेंजर था जो मेरी लाइफ ही पलट गया। और ऐसे वो एशियाज़ लार्जेस्ट पेंटिंग मेंशन हो गई। मुझे राष्ट्रपति ने 10 लोगों को बुलाया, उसके अंदर मैं था। टीवी चैनल्स में, मूवर्स एंड शेकर्स में बैठा हूँ, कभी कहीं बैठ, पूरी ज़िंदगी पलट गई। वो दूसरा मंदिर था, आज 560 मंदिर हो चुके हैं। मैं आज तक देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। बाबा कहते थे ना वो पेंटिंग बना फिर देख क्या होगा, आज तक देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो जब आपको बाबा किसी रास्ते पे लगाते हैं तो रास्ता भी है वो खुद ही बनाते हैं। पहले वो रास्ता बनाएंगे, फिर आपको तैयार करेंगे उस रास्ते पे चलने के लिए। आपको परेशानियां भी आएंगी, आपको तकलीफ़ें भी आएंगी कि आपको जिस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाना है आप उस काबिल हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो आपको रास्ते से ही लौटा देंगे वो। अगर आप उनकी परीक्षा पे खरे उतरते हो और चलते रहते हो उस पथ पे जहाँ पे वो चलाना चाहते हैं, तो आपको वो बुलंदी देंगे जहाँ तक शायद कोई नहीं पहुँच पाया। नवनीत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि लोग बेसिकली जो चित्रकारिता करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो एक स्टूडियो में करते हैं जी, लेकिन आपके मन में ये विचार कब आया कि आप लाइव पेंटिंग बनाएं? देखिए पेंटिंग हमेशा स्टूडियो में ही बनती है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊं कि अगर आपने जो गाने सुनते हो, आप मूवीज़ के गाने सुनते हैं तो वो स्टूडियो में ही रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन सिंगर उसको लाइव शोज़ में भी गाते हैं। नोटिस किया होगा आपने। तो वो स्टूडियो में रिकॉर्ड किए जाते हैं, कई कई दिन में रिकॉर्ड होते हैं, और वो उनको 10 मिनट में या 15 मिनट में एक गाने को वो स्टेज पे गा देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में चल रही थी। फिर दूसरा जो मेरे
जो क्लाइंट्स हैं, जो साइन डिवोटीज़ हैं, जो पेंटिंग्स बनवाते हैं मेरे से, उनकी बहुत इच्छा होती थी कि हम पेंटिंग बनते हुए देखना चाहते हैं। अब ये तो बहुत मुश्किल है कि स्टूडियो में किसी को परमिट किया जाए, वो मेरे सिर पे बैठा रहे, पीछे बैठा रहे और वो पेंटिंग बनते देखे। आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये सारा काम ही कंसंट्रेशन का है। क्योंकि मेरे फादर बोलते थे कि आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। जो आर्टिस्ट अपने काम, अपनी पेंटिंग के आगे पूरा दिन खड़ा हो सकता है, वही आर्टिस्ट बन सकता है। और उस कंडीशन में कोई आपके आसपास खड़ा हो तो वो आप काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं बन सकती बाबा की। लेकिन लोगों की डिमांड थी, हम आंखें बनती देखना चाहते हैं, जो चीज़ें उनको पसंद आती हैं मेरी पेंटिंग्स में, बाबा का चेहरा देखना चाहते हैं, आप कपड़े कैसे बनाते हो, बैकग्राउंड, ये डिमांड बहुत देर से चल रही थी। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि अब मेरे साथ शुरू से यही है कि मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा होता है और मैं पेंटिंग करता हूँ, चाहे वो FM हो, चाहे वो कोई भी लाइट म्यूज़िक हो, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो, भजन हो, तो कुछ ना कुछ कान में चाहिए। कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ मेरा बचपन से ही, इसीलिए मैंने म्यूज़िक कंपनी भी एक बना रखी है, अपनी म्यूज़िक कंपनी भी है मेरी, साईं ग्लोरी प्रोडक्शन हाउस। तो वो कनेक्शन माइंड में चलता रहता था मेरे। एक दिन मैंने क्या नोटिस किया कि मैं बाबा की पेंटिंग में ब्रश चला रहा हूँ बहुत तेज, जिस स्पीड से म्यूज़िक चल रहा है उसी स्पीड से मैं स्टूडियो में पेंटिंग बना रहा था, उस बीट्स को मैच कर रहा था। शायद कोई तबले की बीट्स थी और वो जैसे जैसे तबला चलता वैसे वैसे मैं अपना हाथ चलाता, तो मुझे लगा जैसे ये तो जुगलबंदी हो गई, जुगलबंदी हो गई, म्यूज़िक और पेंटिंग का कॉम्बिनेशन हो गया, क्यों ना इसको स्टेज पे लेके आया जाए। तो सन 2008 में एक कमानी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और उसके अंदर इस चीज़ को लॉन्च किया गया। फर्स्ट टाइम मैंने लाइव पेंटिंग लोगों के सामने बनाई और उसकी रिहर्सल्स की गई। बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है कि जो काम आप 4-5 दिन में स्टूडियो में करते हो, उसको 2 घंटे में, 1 घंटे में आपको रियलिस्टिक पेंटिंग को स्टेज पे बनाना है। मतलब आपका पूरा कैरियर दांव पे लग जाता है उस समय, कि अगर आपने कहा कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा स्टेज पे आके और आपसे वो पेंटिंग ना बनी वहाँ पे उस लिमिटेड टाइम में, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लोग स्पेशली उसको देखने आए हैं। उसकी रिहर्सल की गई और वो पेंटिंग मैंने स्टेज पे बनाई, जो बहुत अप्रिशिएट हुआ। उस चीज़ को लोगों ने बहुत पसंद किया। नागारन पार्टी के साथ मतलब भुवनेश निथानी, परवीन मुदगिल और उनके गुरुदेव वो थे, और साथ में मेरी जुगलबंदी थी। उस चीज़ को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मीडिया ने उसको बहुत उठाया उस चीज़ को, और ऐसे लाइव पेंटिंग की शुरुआत हुई। मैंने 1 साल लगभग उसके बाद लाइव पेंटिंग नहीं की, क्योंकि मैंने देखा कि सच में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि लोगों के बीच में बनाना, क्योंकि इतनी हाई वाइब्रेशंस इतनी तेज़ होती हैं और इतना अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है आपको कि आपको पेंटिंग कंप्लीट करनी है। तो थोड़ा सा मन में अंदर एक शंका हुई कि नहीं, शायद मुझे नहीं करना चाहिए लाइव। तो लेकिन लोगों की इतनी डिमांड थी इस चीज़ के लिए, इतनी डिमांड बढ़ती गई। फिर 2009 के अंदर दोबारा से हमने, जब साईं मेरे अपनी म्यूज़िक कंपनी लॉन्च की, जिसकी पहली एल्बम साईं माँ निकाली गई, तो उसको प्रमोट करने के लिए मैं दोबारा स्टेज पे आया। जो सिंगर्स ने उस एल्बम में भजन गाए थे उन्होंने वो स्टेज पे गाया, और मैंने वो जो CD के ऊपर जो कवर था साईं माँ का, बाबा बच्चे के साथ खेल रहे हैं, वो मैंने लाइव बनाई। तो वो जो लाइव जुगलबंदी दोबारा हुई, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, और आज लगभग मैं 550 से ज़्यादा इंडिया और विदेशों में ये शोज़ कर चुका हूँ। जी नवनीत जी, जैसा कि आप जैसे देश में आप लाइव पेंटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो इसका सिलसिला था आपने विदेशों में कैसे इसकी शुरुआत की, और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप किन किन सिंगरों के साथ काम कर चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, शुरुआत इसकी देश से ही हुई लाइव पेंटिंग की, लेकिन हुआ क्या कि जो मेरी पेंटिंग्स हैं वो लगभग मैं 25 साल से मैं बना रहा हूँ बाबा की पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स मेरी बाहर की कंट्रीज़ में बहुत गई हैं। जैसे विदेशों में बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी थी जिनमें पेंटिंग्स लग चुकी थी, उनमें लगभग आज जो अगर हम गिनती करें तो 63 कंट्रीज़ हैं जिनमें मेरी बनी हुई बाबा की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हुआ करते थे मेरे, आज भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो पेंटिंग्स बनवाते थे। तो वो लोग यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए वो मेरे लाइव शोज़ जो मैं लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूँ वो देखते रहे, और धीरे धीरे बाहर से भी डिमांड इसकी उठनी शुरू हुई। काफ़ी सारे ऑफ़र्स आए, पहले समझ नहीं आता था कि कैसे किया जाए, कि जब आप इंटरनेशनल काम करना और नेशनल लेवल पे काम करना, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ हैं बाहर के लिए काम करने के लिए। तो डिमांड आनी शुरू हुई, और आप ये देखिए कि सबसे पहले डिमांड ही आई USA से। और जब USA में प्रोग्राम्स हुए, बहुत फॉर्मेलिटीज़ के बाद वीज़ा मिला, बहुत कुछ हुआ, क्योंकि आपको प्रोफेशनल वीज़ा पे बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा नहीं सकते। तो बाहर
धीरे धीरे जो क्लाइंट्स मेरे और साईं डिवोटीज़ बाहर बैठे थे उन लोगों ने बुलाना शुरू किया। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री हुई, दूसरी से तीसरी हुई, और आज लगभग बाबा ने पूरी दुनिया अपने काम के ज़रिए ट्रैवल करवा दी। और बहुत ही आनंद आता है बाहर काम करके, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग साईं डिवोटीज़ जो देश विदेश में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। और कई कंट्रीज़ तो ऐसी भी हैं जहाँ पे, जैसे अभी मेरा यूरोप में पिछले लास्ट ईयर मेरा टूर हुआ, तो यूरोप में ऑस्ट्रियंस ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंडियन लोग ही होते हैं, जब अंग्रेज़ लोग, गोरे लोग आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बाबा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। जैसे अभी दिसंबर में जापान में हो रहे हैं प्रोग्राम, टोक्यो में, तो जापानीज़ साईं डिवोटीज़ हैं जो आपको इन्वाइट कर रहे हैं। तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कि बाबा का प्रचार प्रसार हर तरफ फैल चुका है, खाली इंडियंस ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग बाबा को मानने लग गए हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब ऐसे लोग बुलाते हैं, और जहाँ पे लोग प्यार से बुलाते हैं, और बाबा कहते हैं जहाँ मैं बैठा हूँ बेटा वहाँ तो आएगा ही, और बाबा बुला रहे हैं वहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ, और ऐसे सिलसिला बाहर शुरू हो गया। और आपने पूछा कि कौन कौन से सिंगर्स के साथ काम कर चुका हूँ, तो लगभग इस फील्ड का कोई ऐसा नाम नहीं है जिनके साथ प्रोग्राम नहीं हुए हैं। और सबसे अच्छे एक्सपीरियंस रहे मेरे मनहर उदास के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, शैलेंद्र भारती के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमसर हयात के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत से हैं सारे, परवीन मुदगिल के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब इस फील्ड का कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके साथ परफॉर्म नहीं किया। और देश विदेश के भी ऐसे सिंगर्स हैं, इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ भी परफॉर्म करने का मौका मिला। जो यूरोप में यूरोपियन सिंगर्स थे जिनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला, अमेरिका में अमेरिकन सिंगर्स थे जिनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला, कुछ इंडियन सिंगर्स भी, राना गिल है वहाँ पे कनाडा में, उसके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। तो बड़ा अच्छा लगता है जो कम्बिनेशन अलग अलग सिंगर्स के साथ तालमेल बनता है। फिर कुछ ऐसे मशहूर तबला वाचक हैं जिनके साथ मैंने जुगलबंदी की, तो बड़ा एक अद्भुत सा एक कम्बिनेशन सा बन जाता है। और एक वैसे भी इतने साल से हम इस फील्ड में सब लोग जुड़े हुए हैं, सबके साथ प्यार और सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अरे साईं 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 साईं, अरे साईं 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 साईं, अरे साईं 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 आप देख रहे हैं पिनाक टीवी, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार,